अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। कंटेम्परेरी इश्यूज़ में अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे कि पाकिस्तान को कौन कौन से सॉवरेनिटी चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान को कौन कौन से जो है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है। डिफरेंट टॉपिक्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे वो हम डिस्कस करके आए हैं। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ और डिफरेंट जो मुस्लिम स्टेट्स हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो देखते हैं। अगर हम रफली एक मैप ड्रॉ करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है, जिसके ईस्टर्न साइड पे जो है वो इंडिया है। अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो वेस्टर्न साइड पे दो कंट्रीज़ हैं, एक अफ़गानिस्तान है और दूसरा ईरान है। और नॉर्दर्न साइड पे पाकिस्तान के चाइना है, जबकि साउथर्न साइड पे पाकिस्तान के अरेबियन सी है। ये पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है। तो हम डिफरेंट लेक्चर्स में इन सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में देखेंगे कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बिल्कुल स्टार्ट से ही जो मेजर इशू रहा है वो इस बॉर्डर का इशू है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम है ड्यूरेंट लाइन। ये ड्यूरेंट लाइन जो है 1890s में जो है इसको डिमार्केट किया गया था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उनके दरमियान एक म्यूचुअली जो है वो पैक्ट साइन किया गया था। दोनों गवर्नमेंट्स की यहाँ पे जो थी राय शामिल थी। लेकिन उसके बाद से जो है अफ़गानिस्तान के डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स थी, डिफरेंट जो लीडर्स थे, उन्होंने इस ड्यूरेंट लाइन को, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया और अभी तक ये डिमांड करते हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म किया जाए। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस का। जैसे ही पाकिस्तान जो है वो आज़ाद होता है 1947 में, तो अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया था। ये एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जाता है कि वो कौन सा नेबरिंग कंट्री या इस्लामिक स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने से इनकार किया था। तो वो अफ़गानिस्तान का था। और इस रीज़न क्या थी? ड्यूरेंट लाइन रीज़न था कि अफ़गानिस्तान जो है वो ये कह रहे थे कि ड्यूरेंट लाइन जो है उसको ख़त्म किया जाए। रीज़न क्या थी? वो ड्यूरेंट लाइन को क्यों ख़त्म करना चाह रहे थे? क्योंकि इस ड्यूरेंट लाइन की वजह से कुछ ट्राइब्स थे, यानी पश्तून ट्राइब्स थे जो सेपरेट हो चुके थे। उन पश्तून ट्राइब्स के कुछ एरियाज़ जो थे वो पाकिस्तान में वो कुछ लोग रहते थे और कुछ लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान में थे। और ये लोग कह रहे थे कि इस ड्यूरेंट लाइन की वजह से ये पश्तून ट्राइब्स जो हैं वो सेपरेट होकर रह चुके हैं। तो इनकी ये डिमांड थी कि इस ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म किया जाए और ये जो पश्तून ट्राइब्स हैं इनको आपस में रीयूनाइट करके पश्तूनिस्तान बनाया जाए। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रिलेशंस का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कौन कौन से हिस्टोरिकल, कल्चरल और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के सिग्निफिकेंसेस क्या हैं और डिफरेंट दूसरे इंसिडेंट्स, जैसा कि अफ़गान सोवियत वॉर के यूएसएसआर जो है वो अफ़गानिस्तान में इन्वेड करती है 1979 में। उसके बाद से पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। और फिर एक और इंसिडेंट्स होता है 9/11 2001 में, जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर फिर यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। तो ये दो मेजर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कोऑपरेट हैं करते हैं, उनमें कोऑपरेशन है, जैसा कि सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशंस है और कल्चरल एक्सचेंज है। कल्चरल एक्सचेंज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पश्तून ट्राइब्स जो हैं कुछ फैमिलीज़ जो हैं उनकी पाकिस्तान में रहती हैं, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो फिर वहाँ पे रहती हैं अफ़गानिस्तान में। तो इनका कल्चर सेम है। लोग जो हैं वो यहाँ पे मूव करते हैं, एक दूसरे कंट्री में आते जाते हैं और इसी तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बायलैटरल ट्रेड भी है और अफ़गानिस्तान के लिए
ट्रांजिट रूट भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में से है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके पास सी रूट नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास कोई कोस्टल लाइन नहीं होती, यानी सी रूट नहीं है उनके पास, वो समंदर के ज़रिए जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए फिर जो है वो पाकिस्तान इनको ट्रांज़िट रूट प्रोवाइड करता है, ताकि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान से सी रूट जो है उसको भी यूज़ कर सकता है, और जो हमारे यहाँ पे लैंड रूट है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो मेजर इनमें इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं जिसका सामना दोनों कंट्रीज़ को करना पड़ रहा है, उस वो सबसे पहले है बॉर्डर इशू। बॉर्डर इशू में बहुत डिटेल में अभी एक्सप्लेन किया है। ड्यूरेंट लाइन का जो इशू है, रिफ्यूजी क्राइसिस के 2 इंसिडेंट्स होते हैं, जब यूएसएसआर इन्वेड करता है उसकी वजह से, और उसके बाद जो 9/11 का इंसिडेंट्स हुआ था, यूएसएसआर में जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, और 9/11 में जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट की गई थी। ये दोनों रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फिर अफ़गान पीपल जो थे, अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, वो पाकिस्तान मूव करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज़, मिलियंस में ये जो रिफ्यूजीज़ थे, इन्होंने पाकिस्तान में आके ये ठहरे, और फिर इस वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स भी है, और ये भी एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायरिंग की जाती है पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पे, और काफ़ी ज़्यादा फिर जो है लोग जो हैं, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इससे इम्पैक्ट हो रही है। ये तो सारा हिस्टोरिकल डिबेट होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो 2020-2021 में जो है, जब नेटो फोर्सेस और जो यूएसए की फोर्सेस थी, उन्होंने विथड्रॉ करना था अफ़गानिस्तान में से, तो ये पीस टॉक्स जो हुई थी, जिसमें दोहा एग्रीमेंट जो है, दोहा अकॉर्ड जो है, उसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था तालिबान और यूएसए के दरमियान जो निगोशिएशंस हुई, दोहा अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इसमें की थी, और यूएसए को यहाँ से विथड्रॉ करने में फैसिलिटेट किया था। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर आउटलुक जो है, यानी कि अब जब तालिबान ने यहाँ पे अफ़गानिस्तान में सारा टेक ओवर कर लिया है, अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, तो उसके बाद से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले हिस्टोरिकल टाइज़ हमने ड्यूरेंट लाइन का इशू जो डिस्कस किया था कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ मिल के जो है एक ड्यूरेंट लाइन, एक बॉर्डर जो है उसको डिमार्केट किया था। अफ़गान सोवियत वॉर 1979 से 1989 तक। 1979 में अफ़गानिस्तान में जो यूएसएसआर है वो इन्वेड करती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान और जो यूएसए है वो मिल के एक जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करते हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अफ़गानिस्तान में से जो सोवियत यूनियन है, जो यूएसएसआर है, उसको बाहर निकाला जाए। तो ये जो मुजाहिदीन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान में, इनको फाइनेंशियल और जो मिलिट्री ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड की थी वो यूएसए ने, और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो पाकिस्तान, यूएसए और सऊदी अरेबिया, इन्होंने मिल के ये जो जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की। ये जो मुजाहिदीन थे, इन्होंने अफ़गानिस्तान में ये जो सोवियत यूनियन थे उसके अगेंस्ट जिहाद किया, और सोवियत यूनियन को फिर 1989 में अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला था, और उसके बाद से फिर यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। इसके जितने भी कंट्रीज़ थे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते थे। अब इस अफ़गान सोवियत वॉर में पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचता है कि इस वॉर में जब काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में सोशल अनरेस्ट था, तो
अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान में एंटर होते हैं। तो ये इन्फ्लक्स जो था, रिफ्यूजीज़ इन्फ्लक्स, उसकी वजह से पाकिस्तान का सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइज़ ऑफ द तालिबान है। 1989 में जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकल जाती है, तो उसके बाद मेन कंसर्न ये था कि सोवियत यूनियन तो निकल गई है, अब अफ़गानिस्तान पे जो है वो हुकूमत कौन करेगा। तो पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में हुकूमत करे। तो 1990s में जो है फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम क्यों चाहते थे, यानी पाकिस्तान जो है वो क्यों चाहता था कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करें। हिस्ट्री में ये हम लेक्चर डिस्कस करके आए हैं, उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि पाकिस्तान यहाँ पे समझता था कि अफ़गानिस्तान जो है, अगर हमारे रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रहे, अगर हमारी मनपसंद जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में वो आई, तो फिर हम अफ़गानिस्तान को अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का क्या मतलब है कि अगर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान पे कहीं से अटैक करता है, तो फिर पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को मतलब कि अपनी आर्मी को वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ से फिर अटैक कर सकता है। तो हमेशा से पाकिस्तान का जो है वो ये कंसर्न रहा है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि पाकिस्तान के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करे। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट फिर आती है अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ये वाहिद 3 कंट्रीज़ थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया था जब 1990s में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी। अब जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं तालिबान की गवर्नमेंट को, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगती हैं। पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको असिस्ट कर रहा है। अब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कौन सा है? ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तालिबान को कहा जा रहा था, क्योंकि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने यहाँ के रूल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए थे। जो वीमेन एजुकेशन वगैरह थी, वीमेन की जो फ्रीडम थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसलिए तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह रहे थे, और तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में प्योर इस्लामिक शरिया जो थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट करना चाह रहे थे। वो इस्लामिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो जो मगरिब था वो इन तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह रहे थे, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई पे ये एलिगेशंस थी कि ये तीनों कंट्रीज़ जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो यहाँ पे इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि तालिबान जो है वो यहाँ पे जब हुकूमत करते हैं तो एक सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस था, वो तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे जो अफ़गान पीपल थे वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा माइग्रेट करते हैं, और फिर दोबारा से पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आता है, जो मिलियंस ऑफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पे रहते हैं बहुत सालों से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आते हैं। अब ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि अफ़गान रिफ्यूजीज़ जिन एरियाज़ में पाकिस्तान में सेटल हो रहे थे, वहाँ के लोग, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, वहाँ पे तो पहले ही डेवलपमेंट बहुत कम है, और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, कि लोग, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट या दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से नहीं मिल रहे। तो जब अफ़गान पीपल भी वहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ पे एक तरह का जो है कंपटीशन हो रहा था रिसोर्सेज के लिए। तो इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान पे आती हैं। शिफ्टिंग अलायंसेस एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। अब अफ़गानिस्तान में, जैसा कि हमने सिविल वॉर की बात की, कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर ली थी, तो नॉर्दर्न अलायंस जो था वो तालिबान को अच्छे से हुकूमत नहीं करने दे रहा था। वो चाह रहा था कि तालिबान की यहाँ से हुकूमत ख़त्म हो और नॉर्दर्न अलायंस जो है वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में हुकूमत करे।
और सिविल वॉर और दूसरा फिर 9/11 का जो इंसिडेंस हो जाता है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो था उसको अपना अलायंस चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान जो देखें, अभी हमने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, लेकिन जब 9/11 का इंसिडेंट होता है 2001 में, ये 9/11 का इंसिडेंट क्या है कि अल-कायदा और कुछ दूसरे जो ग्रुप्स थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पे अटैक्स किए थे, और उसकी इंक्वायरी के बाद सारा ये पता चला था कि इसमें ये जो अटैक्स किए गए हैं, इसमें अल-कायदा के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हैं, और तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने अल-कायदा के लोगों को अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड किए गए थे, प्रोवाइड किए हुए थे, यानी कि उनको वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस वजह से फिर जो यूएसए है वो पाकिस्तान को कहता है कि हम मिल के जो है अफ़गानिस्तान में टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करेंगे। तो पाकिस्तान जो कि पहले किसके साथ थे, तालिबान के साथ थे, अब उन्होंने अपना अलायंस चेंज किया और वो किसके साथ अब मिले, यूएसए के साथ। और इन दोनों के मिलने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अफ़गानिस्तान में टेररिज्म के अगेंस्ट जो थे वो वॉर स्टार्ट करना चाहते थे। इस वजह से भी जो है पाकिस्तान के दूसरी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह थी या अफ़गान के जो लोग थे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है कि पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो वॉर स्टार्ट की है और इसमें यूएसए का साथ दिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे कि एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन के कहाँ-कहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ का जो मेन चैलेंज रहा है वो इनकी सिक्योरिटी है, और साथ में टेररिज्म, कि जब से टेररिज्म बढ़ा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज़ हैं जो बुरी तरह से इससे मुतासिर हुए हैं। तो अभी भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, यानी कि अभी भी अफ़गानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर है, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत संभाली है, तो दोनों गवर्नमेंट्स यही चाहती हैं कि टेररिज्म जो है उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पीस रिस्टोर किया जाए। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा, यानी कि वहाँ पे जितने भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, आईएसके है या अल-कायदा या दूसरे टीटीपी है, वो उनको अगर शेल्टर्स उनके जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, तभी अफ़गानिस्तान में भी पीस होगा। और अगर अफ़गानिस्तान में पीस रिस्टोर होता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है उसमें भी पीस जो है वो रिस्टोर होगा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इनकी ट्रेड है, और साथ में ही पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को ट्रेड के लिए ट्रांज़िट रूट भी प्रोवाइड करता है। ट्रांज़िट रूट क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि अफ़गानिस्तान, वही मैंने बात आपसे कही कि अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये सी रूट के ज़रिए जो है वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को ट्रांज़िट रूट प्रोवाइड करता है, जैसा कि अफ़गानिस्तान को ट्रांज़िट रूट प्रोवाइड किया गया है ताकि ये इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड कर सके। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ से ट्रेड के लिए भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, और अपनी फैमिलीज़ वगैरह, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कुछ प्लोच ट्राइब्स जो कि ड्यूरेंट लाइन की वजह से सेपरेट हो चुके हैं, तो लोग जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर इनकी मूवमेंट होती है। लेकिन अब जो है वो थोड़ा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा गया है कि जब से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रॉस बॉर्डर, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो एक प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखा गया है। लेकिन अभी भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट और इनका जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो कल्चरल लिंकेज है, उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि रोड्स वगैरह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोविज़न के लिए अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी मदद की है।
रिफ्यूजीज़ एंड माइग्रेशन, हमने हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स अभी डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पे माइग्रेशन की, और यहाँ पे वो जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से अपनी अर्निंग जो है वो कमा रहे हैं, यहाँ पे वो रह रहे हैं, डिफरेंट वेलफेयर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर रहे हैं। रीजनल कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो सार्क जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ईसीओ, ये दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान भी इन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है और साथ में अफ़गानिस्तान जो है वो भी इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, और दोनों जो है उनका आपस में जो है वो कोऑपरेशन है और अच्छे से खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज़ को चैलेंजेस हैं, जो टेंशन्स हैं इनके दरमियान, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बॉर्डर इशू है ड्यूरेंट लाइन का। ड्यूरेंट लाइन के दोनों जो अफ़गानिस्तान है उनकी यही डिमांड है कि ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म किया जाए और यहाँ पे पश्तूनिस्तान जो है वो इलाका बनाया जाए, कि वो पश्तून ट्राइब्स जो इस ड्यूरेंट लाइन की वजह से सेपरेट हो चुके हैं उनको रिजुविनेट किया जाए। सेकंड है रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब इतना ज़्यादा क्योंकि उनकी अब पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे शेल्टर और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में पीस रिस्टोर हो, ताकि पाकिस्तान में जितने भी ये रिफ्यूजीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान जिनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वापस अफ़गानिस्तान में जाएं। एलिज्ड सपोर्ट टू इंसर्जेंट्स, अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को ये कहता है जैसे कि तालिबान के टेक ओवर से पहले जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाई थी कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तालिबान के साथ हैं। तालिबान के काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है और उनको मिलिट्री और फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये एलिगेशंस लगाई जा रही थी जब अभी यूएसए की फ़ोर्सेस जो थी वो अफ़गानिस्तान में थी और यहाँ पे अफ़गानिस्तान की एक गवर्नमेंट थी। तो पाकिस्तान पे तब ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। वाटर शेयरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ इनका ये भी एक कन्फ्लिक्ट है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो पानी आता है तो उस पे ये डैम बना रहे हैं अफ़गानिस्तान जो है, और इस सिलसिले में इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में की मदद कर रहा है, और वो डैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी इंडिया ने ही की थी। तो जबकि पाकिस्तान ने ये अपने कंसर्न्स शो किए थे कि अगर आप यहाँ पे डैम बनाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है वो यहाँ पे फिर पाकिस्तान को वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ेगा, जो इंडिया खुद अपने कश्मीर वाले इशू के ज़रिए पाकिस्तान के पानी को रोक कर यहाँ पे वाटर टेररिज्म उसने फैलाया हुआ है, वही चीज़ वो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कर रहा है। तो ये वाटर शेयरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये भी एक कंसर्न है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन न्यूज़ में ये चलता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई पाकिस्तान के मिलिट्री चेक पोस्ट पे, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं कि वहाँ से फायरिंग होती है, ये टेररिज्म जो है वो क्रिएट की जा रही है। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो भी एक मेन कंसर्न है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। 9/11 के इंसिडेंट्स के बाद से जब से अफ़गानिस्तान में वॉर जो चल रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, 2020 में जो है फिर उन उसको एंड करने के लिए यूएस के विथड्रॉल के लिए, कि उसको वहाँ से निकालने के लिए तालिबान और ये जो अमेरिका है उनके दरमियान डायलॉग करवाया गया था। पीस टॉक्स जो करवाई गई थी पाकिस्तान का उसमें एक अहम किरदार था। पाकिस्तान ने दोनों कंट्रीज़ को, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान और डिफरेंट जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसको, और यूएसए को जो था माइल किया था कि ये इस मसले का हल जो है वो निगोशिएशंस से निकाले। जो 2001 से लेके 2020 20 साल हो चुके हैं इस जंग को, उससे कोई भी जो है फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अभी भी टेररिज्म जो है वो वैसे ही चलता आ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जो है
पीस टॉक्स करें, नेगोशिएशंस करें और किसी इस मसले का जो वो हल है वो टेबल पे निकालें। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, आपस के जो टेंशन्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हाई लेवल विज़िट्स जो हैं वो भी किए गए। जैसे कि 2021 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने काबुल को विज़िट किया। हमारे जो एक्स चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में विज़िट किया और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ कही कि अगर अफ़गानिस्तान में पीस रिस्टोर होगा तो तभी पाकिस्तान जो है वो भी अपने सोसाइटी में पीस को रिस्टोर कर सकेगा। उसके अलावा 2020 में जो है अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी पाकिस्तान में विज़िट करते हैं। तो ये जो हाई लेवल विज़िट्स थे उसकी रीज़न यही थी कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनके आपस के रिलेशंस को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और जो भी कोई मसाइल हैं, जो टेंशन्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको बातचीत से हल करने की कोशिश की जाए। सिक्योरिटी कोऑपरेशन है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट ने ये अहद किया कि मिल के जो है टेररिज़म को इराडिकेट करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं उनको ख़त्म करेंगे और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, जो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज़म है, जो फायरिंग का इशू है, उसको भी ख़त्म किया जाएगा और रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस किया जाएगा कि कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स एक दूसरे के कंट्री के अगेंस्ट जो है उनको इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, जो कि अभी मैंने अफ़गान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा के नाम से ये एग्रीमेंट जो है वो जाना जाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ ने ये ट्रेड एग्रीमेंट किया था कि ट्रांजिट रूट जो है वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि यहाँ से बायलैटरल ट्रेड जो है उसको भी इंश्योर किया जाए और अफ़गानिस्तान को रूट प्रोवाइड किया जाए कि ये दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ाए और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको बेहतर करे। अब फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, यानी कि यूएस से यहाँ से निकला है, नेटो की फोर्सेस यहाँ से निकली हैं, तो उसके बाद तालिबान हुकूमत कर रहा है अफ़गानिस्तान पे। तो तालिबान की हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है, जो वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से चाहता है, वो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि अभी भी तालिबान ने जो है टीटीपी जो कि एक बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ये कहता है कि तालिबान जो है उन्होंने टीटीपी को और डिफरेंट जो मिलिटेंट विंग्स हैं अफ़गानिस्तान में इनको शेल्टर दिया हुआ है और ये वहाँ से पाकिस्तान में जो है इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही चाहती है तालिबान से कि आप ये टीटीपी और डिफरेंट जो दूसरे मिलिटेंट विंग्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट करें, उनको अपने एरिया में, अपने अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड ना करें। सेकंड यहाँ पे है रिफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हमने देखा है पिछले 2 सालों में कि जब से तालिबान ने टेक ओवर यहाँ पे किया है तो लोग जो हैं वो अब अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप में माइग्रेट हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान में दोबारा यहाँ पे रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आया है और इसकी रीज़न क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफ़गानिस्तान में कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। बेसिकली जो विमेन राइट्स हैं ये उन पे फोकस नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान की यही डिमांड है, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनकी भी तालिबान से यही डिमांड है कि आप इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कर्टेल करें और अब जो लोग हैं उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करें। थर्ड यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो सी पैक को एक्सटेंड करना चाहता है। सी पैक को एक्सटेंड करके वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो वहाँ तक लेके जाना चाहता है। अब देखिए पाकिस्तान से सी पैक को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक एक्सटेंड करने के लिए सी पैक कहाँ से गुजरेगा? अफ़गानिस्तान के अंदर से गुजरेगा। तो इस सी पैक को एक्सटेंड करने के लिए पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे पीस को रिस्टोर किया जाए। तो दोनों जो कंट्रीज़ यानी कि अफ़गानिस्तान और चाइना जो है वो पाकिस्तान और जो चाइना है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान में पीस जो है
वो अच्छे से रिस्टोर हो और यहाँ की सिचुएशन बेहतर हो और हम सी पैक जो है उसको एक्सटेंड कर सकें, क्योंकि इस सी पैक से चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और डिफरेंट जो दूसरे रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सकेगा। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में डिप्लोमेट्स जो हैं इनके विज़िट भी कर रहे हैं, इनके दरमियान निगोशिएशंस मीटिंग्स जो हैं वो भी हो रही हैं, ताकि पीस जो है प्रिवेल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है उसको इंश्योर किया जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर पीस रिस्टोर होगा तो पूरा जो रीजन है वो स्टेबल होगा। अगर पूरे रीजन में स्टेबिलिटी जो है वो आती है तो फिर पूरे रीजन में सी पैक जो है और दूसरे जो कॉरिडोर्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सकेगा और इस रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सकेगा। अब देखें, इस पूरे लेक्चर में हमने कितनी दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि अफ़गानिस्तान में पीस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी रीज़न क्या है, हम क्यों अफ़गानिस्तान में पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं? तो सबसे पहले है ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है, तो उसकी वजह से जो रीजनल दूसरे कंट्रीज़ थे, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे, लोग वहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे। तो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स की वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट आ रहे थे। तो उनके यही डिमांड है, जितने भी रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो वो अफ़गानिस्तान से यही कह रहे हैं, तालिबान गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि आप इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करें और अपने अफ़गानिस्तान में जो है लोग जो हैं उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करें, ताकि अफ़गानिस्तान में पीस को रिस्टोर करके पूरे रीजन में स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चलेगी तो उसके बाद डिफरेंट जो दूसरे रीजन में मिलिटेंट विंग्स हैं वो भी यहाँ पे फिर एक्टिव होंगे और पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी जो हमने सी पैक का फैक्टर डिस्कस किया कि पूरे रीजन में अगर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान को पहले स्टेबल करें, फिर जो है ऑटोमेटिकली पूरा जो रीजन है वो स्टेबल भी होगा और वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अफ़गानिस्तान में पीस को रिस्टोर करने के लिए रीजन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और ईरान है, उनको आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, उसको डिप्लोमेटिकली जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और दूसरे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस जो है फिर आएगा। वुमेंस राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान में आया है, जो अफ़गान गवर्नमेंट यानी कि तालिबान जो है वो लोगों को अभी तक बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने में फेल्ड हैं। बेसिकली यहाँ पे जो वुमेन राइट्स का इशू है कि गर्ल्स एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी गई है, वुमेन्स को जॉब करने की इजाज़त नहीं है। तो ये डिफरेंट जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनको बिल्कुल स्टार्ट से यही कहता आ रहा है कि जब से यहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर किया है तो दोबारा से यहाँ पे चांसेस हैं कि डिफरेंट जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो रीग्रो करेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हों, अफ़गानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो स्टेबल करें, ताकि अफ़गानिस्तान को एक पीसफुल और स्टेबल कंट्री बनाया जाए और यहाँ पे डिफरेंट जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि ISK है, TTP है, अलकायदा अगर यहाँ पे रीग्रो करती है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो टेररिज्म से दोबारा इफ़ेक्ट होगी। तो अगर हम यहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ जो हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा।